बड़े कम लोग ज्वाइन कर रहे हो बताने के बावजूद। ओके, लो एक और देख लो। बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं यार, हद है। कहीं सब लोग ऐप पे तो नहीं वेट करें। चलो चलो ठीक है। अब सबसे कमाल का एक आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ। एनिमेशन का एक कमाल का वीडियो दिखा देता हूँ आपको। रुके रहिए, ये वाला देखिए। ये ऑफलाइन क्लास है। चलो ठीक है, चलिए। जोग्राफिकल टाइम स्केल जो है उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। और जोग्राफिकल टाइम स्केल का ध्यान मुझे इसलिए आया क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना था जो है ये आपका, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाना था चूँकि क्लासिफिकेशन जो हमारे जिम्नोस्पर्म का था, तो उसी समय बार बार डिस्कस करने में आ रहा था कि कार्बोनीफेरस क्या है, फलाना पीरियड ढिकाना पीरियड, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आपकी आ रही थी। तो यहाँ पे आपका क्या है कि हर जगह पे, जैसे आप यहाँ पे देखिए अभी आपका ट्राइएसिक पीरियड आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक मिनट, कहाँ चला गया, ठीक है। ये आपका देखिए ट्राइएसिक पीरियड दिखाई दे रहा है, आपका मीसोजोइक इरा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो आपके ये पीरियड्स वगैरह जो दिखाई दे रहे थे आपको क्लासिफिकेशंस के अंदर जो है, और क्या नाम से एवोल्यूशंस के अंदर भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको बेसिकली इसको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है ज्योग्राफिकल टाइम स्केल की। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल आपको कई जगह पे पूरे के पूरे एक बोल सकते हो कि अगर ये नहीं आता आपको तो आप कई चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल, नाम ही इसका देखिए ज्योग्राफिकल है, तो इसमें कई चीज़ों के बारे में, जैसे कि लैंड्स हो गया, और एक्सटिंक्शन हो गया, एज हो गया, इवोल्यूशन हो गया, है ना। तमाम तरह के मॉलिक्यूलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, तमाम तरह के आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, लैंड्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, आपके टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है इसमें आप ना केवल और केवल आप फॉसिल के बारे में जानते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं, पृथ्वी की एज के बारे में जानते हैं, यहाँ पे आप कई अदर चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप इसके अंदर जो है किस तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, किस तरीके से हमारी अर्थ पे जो है वो लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुई, और रिसेंटली कौन सी लाइफ चल रही है, और कितने बिलियन ईयर एगो, नॉट अ मिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो। देखो बिलियन ईयर एगो, उससे छोटा मिलियन ईयर एगो, समझ रहे हो कि नहीं। तो बिलियन ईयर एगो जो आपका है वो उसकी यूनिट में भी कभी कभी, अब मान लीजिए CSIRE का एग्जाम है या कोई भी एग्जामिनेशन है, मिलियन ईयर एगो को आपको बिलियन ईयर एगो में बोल देगा, ठीक है, ऑप्शंस में बिलियन ईयर एगो लिख देगा, और आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई ये मिलियन ईयर एगो है तो बिलियन, तो बिलियन ईयर एगो भी है। और साथ में जो कुछ नई यूनिट्स आपके साथ में जुड़ी हैं, जैसे इरा है, पीरियड है, एपॉच है, सबसे बड़ा जो है वो क्या है आपको मैंने बताया था बहुत पहले ही, इयॉन है ना। इयॉन जो है वो सबसे बड़ा है, और उससे अंदर जो है कई आपके इरा आते हैं, फिर इरा के अंदर कई पीरियड्स आते हैं, और पीरियड्स के अंदर कई एपॉच आते हैं। तो जो एपॉच एक वर्ड आया, वो एपॉच वर्ड जो है बेसिकली रिसेंट से जुड़ना शुरू हुआ, जब एनिमल्स वगैरह या फिर आप बोल सकते हो कि मैमल्स वगैरह का जो डेवलपमेंट जब से शुरू हुआ, तब से ये एपॉच वगैरह का कॉन्सेप्ट आया। अदरवाइज पहले हम लोग पीरियड तक जो है चीजों को पढ़ लिया करते थे। ठीक है, इयॉन जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा माना जाता है। ये क्वेश्चंस तो आप पहले ही ध्यान दे दो कि इयॉन, फिर आपका इरा, फिर पीरियड, और फिर आपका एपॉच।
तो ये चीज अब एपॉक बोलो एपॉच बोलो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। अब देखिए इस वीडियो में जो मैं आज आपको बताऊंगा ये कंप्लीट तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरे पास इतना डेटा नहीं है कि मैं आपको कंप्लीट इसको पूरा बताऊंगा। देखिए बात ये है कि हर कोई आपसे कहता है कि ज्योग्राफिकल टाइम स्केल आपको बताता है, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के अंदर जो है कई इवेंट्स हुए रहते हैं। अब कई इवेंट्स दोनों जगह पे हुए रहते हैं, फिर वो चाहे एनिमल के केसेस की बात करें, फिर वो चाहे हम प्लांट की केसेस की बात करें, फिर वो चाहे हम लोग अर्थ की बात करें। इवोल्यूशन केवल एक चीज में नहीं होता है, इवोल्यूशन इन तीनों चीजों में चलता है और ये तीनों चीजें जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अगर पानी ही नहीं है तो मछली ही नहीं रहेगी, अगर लैंड्स ही नहीं है तो जो है आपके बड़े बड़े जो मैमल्स वगैरह हैं वो नहीं रह सकते हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे चीजों से चलते हैं और ज्योग्राफिकल टाइम स्केल नेचर को सबसे खूबसूरती से डिफाइन करता है। देखो इस ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के अंदर आपको नेचर की कई गलतियां भी देखने को मिलेगी जो कि नेचर को भी नहीं पता था कि उसने जो बनाया है वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। और नेचर को यह भी नहीं पता था कि अगर जो उसने कोई लार्जर चीज बना दी है लाइक अ डायनासोर्स, वो क्या पृथ्वी को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। आप पृथ्वी पे दो चीज रख सकते थे, या तो आप 1000 मैमल्स की स्पेसीज रख देते है ना, या 1000 अदर एनिमल की स्पेसीज रख देते, या फिर आप केवल उस अर्थ के ऊपर डायनासोर्स को ही रखते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसीलिए नेचर ने हर दफे अपनी गड़बड़ियों को सुधारने के लिए एक मास एक्सटिंक्शन लाया। मतलब बड़ी संख्या में कई दफे पृथ्वी पे आपको जो है वो देखने को मिला कि सारे के सारे 95%, 80%, 85% जो एनिमल्स थे वो क्या हो गए, आपके डेड हो जाते थे, मर जाते थे। और नई तरीके से पृथ्वी फिर से स्टार्ट करती थी, नई तरीके से नई नई स्पेसीज आती थी, तो प्लांट में भी आती थी और एनिमल में भी आती थी। क्यों? रीजन ये है कि अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जो भी अंदर आपके इवोल्यूशन हो रहा है वो आपके नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है, ना कि आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर आपको हर चीज आसानी से मिलनी शुरू हो जाए, मैं कहता हूं आपको हर एक चीज आसानी से मुहैया कराना शुरू कर दूं, तो आप धीरे धीरे एक्सटिंक्शन के कगार पे चले जाओगे, धीरे धीरे आप काम करना बंद कर दोगे, आपके हाथ पैर बहुत कमजोर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपको मेहनत करके चीजों को मिलती है, चीजें मिलती हैं, तो आप जो है आपका डेवलपमेंट होता है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आज हमारा मैक्सिमम काम मशीनें कर देती हैं, रोबोट्स बनाए जा रहे हैं या ये, तो अगर आप इसका फ्यूचर देखते हैं तो भाई बात तो सही है कि भाई हमारे पास पैसा हुआ, हमने रोबोट खरीद लिया, हम अच्छे से मस्त एकदम रहेंगे, सारा काम रोबोट करेगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपके रिसेंटली के लिए सही है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है ना वो इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी कि जैसे एक डिजीज, ये कोरोना वायरस है, यही डिजीज तब आएगी तब तक उसकी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी, बहुत वीकर हो जाएगी, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलेगा। कई डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन से अगर उसकी मुलाकात नहीं होगी तब तक उसका इम्यून सिस्टम अंदर से बूस्टअप नहीं हो पाएगा। तो रीजन ये है कि हर चीज होना जरूरी है, मतलब कि एक्सटिंक्शन भी जो है वो बहुत ज्यादा मेजर जरूरी था। तो जो क्वेश्चन पूछता है CSIR में, मैं आपको बता रहा हूं, तो क्वेश्चंस इतने सिंपल पूछता है कि आप अगर जियोग्राफिकल टाइम स्केल 5 मिनट का जो वीडियो जो मैंने बहुत पहले ही बनाया हुआ है यूट्यूब पे, 5 मिनट का भी अगर आप किसी का, ये केवल ये चार्ट देख के आप पहुंच कर देख के आते हैं, यही चार्ट आप ऐसे देख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। सीनोजोइक में क्या आता है, मीजोजोइक में क्या आता है, बस आप इस चार्ट को देखिए और 4-4 पॉइंट हर में याद रखिए। 100% श्योर आपका क्वेश्चन गलत होता ही नहीं। एक आध दफे तो सिंपली क्वेश्चन कि पेलियोजोइक में कौन कौन सा पीरियड होता है, अब उसमें सही क्रम में लिखिए, ठीक है। उसको सही क्रम में लिखने के लिए आपसे बोल देता है कि सबसे वो क्या होता है, सबसे पहले कौन आता है। अब देखो जो यहां पे तुम्हारे सामने ज्योग्राफिकल टाइम स्केल मैंने रखा हुआ है, राइट, जो तुम्हारे सामने मैंने ज्योग्राफिकल टाइम स्केल रखा हुआ है, ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल नीचे से शुरू हो रहा है। मतलब नीचे का जो हिस्सा है ये मिलियन कई सालों पहले शुरू हुआ है, और जैसे जैसे आप ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये रिसेंट होता चला जा रहा है। मतलब ये हाल ही में जो मौजूद हो रही घटनाएं हैं वो सारी हैं। तो नीचे से अगर आप शुरू करेंगे तो बहुत पुराने समय से बात करते हुए नए समय में जा रहा है, फ्यूचर की तरफ जा रहा है, मतलब नए समय में जा रहा है, बाकी है तो सब पास्ट ही का
इसमें, लेकिन नए समय की तरफ जा रहा है। अभी जो रिसेंटली कई कुछ मिलियन ईयर एगो हुआ, जैसे 65 मिलियन ईयर एगो हुआ, ठीक है, तो इतने से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे वाला हिस्सा काफी पुराना है और ऊपर की तरफ आप जाते चलेंगे तो मतलब आप अपने रिसेंट में लगातार ऐड होते चले जा रहे हैं, राइट। अब देखो यहां पे इसकी इंपॉर्टेंस देखो। पहली चीज, यहां पे मैं आपके सामने कई डायग्राम्स लेकर के आया हूं, 2-3 डायग्राम्स हैं, क्योंकि ये जो है ना ये छोटे बच्चों वाला ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है, जहां पे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, प्रॉमिसिंग है ये चीज कि अगर आप इसको पढ़ते हो, अगर आप इस डायग्राम को भी अच्छी तरीके से एनालाइज कर ले जाते हो, तो भी आपका क्वेश्चंस श्योर एकदम से सही होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए यहां पे, अब देखिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। ओके, तो हमारे पास एक ये डायग्राम है आपका, ठीक है, एक हमारे पास ये डायग्राम है आपका, जहां पे हमने आपसे इयॉन के बारे में भी बात किया है, इरा के बारे में भी बात किया है, पीरियड के बारे में भी बात किया है, एपॉच के बारे में भी बात किया है ना, और उसके बाद लाइफ फॉर्म में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली उसकी बात की हुई है, और फिर नॉर्थ अमेरिकन इवेंट्स क्या क्या हुए हैं इसकी बातें की हुई हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक कॉपी ले लीजिए और जो जो इवेंट्स हैं, जो जो चीजें हैं, उसको आप उसी तरीके से उतारिए जिस तरीके से आपके इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने इस ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के ऊपर, तो मैं एक बार पेन ले लेता हूं। चलिए, तो सबसे पहले जो आपको मैं नीचे से लेके चलता हूं, देखिए हेडियन आए, क्या आया, हेडियन, आप जो भी बोलना चाहें नीचे से आप इसको पढ़िए, जो है जिस समय हमारे अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। अर्थ का फॉर्मेशन कहने का मतलब ये था कि जब लाइफ फॉर्म होने के लिए वाटर आ गया, ठीक है ना, थोड़ा सा ग्रीनी सरफेस देखने को मिला, स्पेशली पहली चीज आप जो है वाटर से देखेंगे, तो हेडियन कहते हैं उस टाइम को, इसी टाइम पे आपके पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ और स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग ऑफ लाइफ यहां से शुरू हो गई। और उस कंडीशन में जो आपके आर्की थे, जो बेसिकली हम लोग जैसे आर्की बैक्टीरिया वगैरह पढ़ते हैं, तो जो हमारे आर्कियन थे, जो एनिमल्स थे या जो लाइफ फॉर्म थी, वो बननी शुरू हुई, ठीक है। साथ में क्रस्ट फॉर्म होना शुरू हुआ, भले वो क्रस्ट जो है आपके पानी के अंदर रहे या फिर कहीं कहीं पानी के बाहर रहे, टापू जैसे बन जाए, तो ये शुरू हुआ हेडियन के अंदर जो है, और ये तकरीबन 4600 मिलियन ईयर एगो, आप इस सॉरी हाँ मिलियन ईयर, हाँ 4600 मिलियन ईयर एगो ये चीज शुरू हो गया था, ठीक है। कितने, 4600 मिलियन ईयर एगो, आपको बता दे रहा हूं, मैं जूम कर दे रहा हूं, ठीक है। तो 46 मिलियन ईयर एगो ये चीज शुरू हो गई थी अर्थ फॉर्म होना। और उस टाइम पे अगर हम आपसे बात करें, तो अगर यहां पे आप देखेंगे तो ये जब शुरू हुआ तो तकरीबन 542 मिलियन ईयर एगो, ये तो पृथ्वी का डेवलपमेंट है, इसको छोड़ दीजिए आप अभी, ठीक है ना। मतलब कि डेवलपमेंट पृथ्वी का तो यहां से शुरू हो गया, लेकिन इसमें जो सबसे पहले लाइफ फॉर्म हुई वो आपको तकरीबन 542 मिलियन ईयर एगो से शुरू हुई। मतलब कि मेरी बात कहने का ये है कि जो डेवलपमेंट है अर्थ का, उसको तो आप ध्यान में रखिए, ठीक है, वो बेसिकली आपको ध्यान में याद में रखना है। लेकिन यहां पे अगर आप देखिए तो जो सबसे पहली चीज आपको दिखाई देती है इस जगह पे, पैलियोजोइक इरा, ठीक है ना, पैलियोजोइक इरा। लाइफ फॉर्म होने का मतलब यह है कि जो आपके बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनकी, जैसे फिशेस का आ जाना, फर्स्ट कॉर्डेट्स का आ जाना, ये सारी चीजें शुरू हुई थी। बाकी अगर हम बात करें लाइफ बिगिन की, तो वो आपको 542 मिलियन ईयर एगो से शुरू हो गई थी, मतलब 25 टू 542 मिलियन ईयर एगो से क्या हुई थी, उनकी शुरुआत हो गई थी। और जो है बेसिकली वो हमारे प्री कैम्ब्रियन में, किस ईयन में था, प्री कैम्ब्रियन के ईयन से डेवलपमेंट आपका शुरू हो गया था, प्री कैम्ब्रियन से, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब जब प्री कैम्ब्रियन से आपका उनका डेवलपमेंट शुरू हो गया था, तो इस कंडीशंस में क्या हुआ आपका कि ये जो बेसिकली हमारे जो प्रोटोजोआ थे और जो एल्गी थे, ठीक है ना, प्रोटोजोआ एल्गी जो कंप्लीटली एक्वाटिक होते थे, क्या होते थे, एक्वाटिक, क्योंकि लैंड्स जो थे वो हर तरफ क्या थे, बहुत कम थे। तो बहुत कम लैंड्स होने के कारण ये बेसिकली क्या हुए आपके बन करके ये लाइफ यहां पे शुरू हुई, ठीक है। तकरीबन कितना, अगर आप ध्यान दीजिए 2500। एक डायग्राम मेरे पास में है जो इन सारी चीजों को और ज्यादा क्लियरिफाई कर सकती है, लेकिन ये डायग्राम बहुत छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा और जूम करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पे थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं मैग्नीफायर यूज करके,
1 मिनट, ओके ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ओके ओके, थोड़ा सा और जूम हो सकता है, ये बहुत सही, लेकिन इतना जूम नहीं, इतना जूम तो आई थिंक मैं समझा नहीं पाऊंगा। देखो 750 मिलियन ईयर एगो, कितना 750 मिलियन ईयर एगो, स्नोबॉल अर्थ द लॉन्गेस्ट कूलेस्ट आइस एज हीट फ्रॉम अर्थ कोर रिप्स टू क्रस्ट इनटू पीसेस। जो आपकी स्नो वगैरह थी उनको ब्रेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना शुरू हुआ, टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हुआ, तकरीबन कितना 750 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, उसके बाद जब आपका 735 मिलियन ईयर एगो पृथ्वी पहुंच गई, तो 735 मिलियन ईयर एगो पे वॉल्केनोज आने शुरू हो गए, इरप्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच ट्रैप्स द सन्स हीट, आइस स्टार्ट टू मेल्ट। हीट जो सन की थी वो पृथ्वी पे, अर्थ पे प्रॉपर आनी शुरू हो गई, लेकिन ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन था ना वो बेसिकली यहां पे देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है ना, आगे जब 540 मिलियन ईयर एगो पे पहुंचे तो अब यहां पे आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 540 मिलियन ईयर एगो पे आने पे हमारे जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, क्या थे, प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, हैव इवॉल्व्ड। जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, इवॉल्व हुए। ओशन जो है वो पूरी तरह से फिल हो गई, प्लैंक्टॉन्स थे। तो 2500 मिलियन ईयर एगो से लाइफ का होना शुरू था, लेकिन लाइफ में अभी भी उतने ज्यादा जो है, जैसे आपके प्रोटोजोआज हैं, एल्गी हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन 540 मिलियन ईयर एगो से ये सारे जो एनिमल हैं वो धीरे धीरे आना क्या हो गए, आपके शुरू हो गए। क्या हो गए, शुरू हो गए। जो आपके प्लैंक्टॉन्स थे, वॉर्म्स थे, स्पॉन्जेस थे, ठीक है, ये सारे चीजें आनी शुरू हो गई और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आने आपके शुरू हो गए। तकरीबन कितना 540 मिलियन ईयर एगो। लेकिन यहीं पे एक सबसे बड़ी दुर्घटना हुई, सबसे बड़ी दुर्घटना जो हुई, और ये सवाल और ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, तो कॉपी पेन निकाल करके आप नोट करो, कॉपी पेन निकाल के आप नोट करो कि जो फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन था, क्या था, फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन था, जिसमें तकरीबन 85% जो सी के अंदर लाइफ थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े थे वो सब पिघलने शुरू हो गए और पिघल करके पूरा घुलने शुरू हो गए। तकरीबन 85% जो लाइफ स्पॉन थी सी की वो तकरीबन वाइप्ड आउट हो गई। तो फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ जिसमें काफी ज्यादा एनिमल्स जो है, जो एक्वाटिक थे, वो जो है प्लांट थे, उनका यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है। क्योंकि नेचर, जैसा कि मैंने कहा कि नेचर खुद को क्या कर रही थी, रिपेयर कर रही थी, खुद को रीइंस्टॉल कर रही थी, खुद को इस्टेब्लिश करने में लगी हुई थी। तो 540 मिलियन ईयर एगो जो था वो तकरीबन आपका फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन का एज जाना जाता है। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें 434 मिलियन ईयर एगो, जब पूरी पृथ्वी पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो गई और 85% केवल 15% जो कुछ स्पेसीज अपने आप को सरवाइव कर ले गई थी, वही स्पेसीज जो हैं डेवलपमेंट हुआ, इवॉल्वमेंट हुआ, और वहां से डेवलप हुआ द फर्स्ट प्रिमिटिव plant green algae along the edge of lakes and move on to land। मतलब कि जो ग्रीन एल्गी थे उनमें हमें इवोल्यूशंस देखने को मिलता है और लैंड्स प्लांट का डेवलपमेंट यहां पे हमें देखने को मिलता है। पहले लेक में और लेक के बाद जो है वो डेवलप करके आए लैंड्स पे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये लैंड्स पे डेवलप करने वाले आए, अब उसके बाद यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग एक और है, नोट करिए, तकरीबन 375 मिलियन ईयर एगो, कितना 375 मिलियन ईयर एगो में ओजोन लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिला। जो सनलाइट थी, जो सन था, वो ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि अगर आपको लैंड्स पे सरवाइव करना है तो भैया ओजोन लेयर को रोकना बहुत जरूरी है। इस बात को बहुत कम जगह पे बता दिया जाता है, एक्सटिंक्शन वगैरह हर जगह आपको बताया था, लेकिन जो एक फैक्ट है ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूवी रेस को हम कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि जो भी एनिमल या फिर प्लांट डेवलप करने वाले थे
उनकी सेल वॉल इतनी तो मजबूत नहीं थी कि वो ओजोन लेयर को काफी देर तक बर्दाश्त कर सके। और स्पेशली ग्रीन प्लांट जो पूरी तरह से लाइट पे डिपेंड होते हैं, उनको रेडिएशंस को कंट्रोल करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो 375 मिलियन ईयर एगो तक आते आते जो पृथ्वी थी वहां पे आपको ओजोन लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिससे कि जो रेडिएशंस है वो काफी ज्यादा कम हो गया। देखो अभी मैं केवल एज के हिसाब से बता रहा हूं, अभी मैं आपको पीरियड वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आप एज के अकॉर्डिंग काउंट कर लीजिएगा। अभी आप इवेंट्स लिख लीजिए 375 ओजोन लेयर फॉर्मेशन, बस। बाकी उसके बाद आप खुद जानते हो, मैंने ये नहीं कहता कि सीएसआईआर का बच्चा और पीजीटी का बच्चा ये नहीं जानेगा कि नहीं ओजोन लेयर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, या कैसे अफेक्ट करेगा। तो उसके बाद यहां पे देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज यहां पे देखने को हमें मिलती है, एक मिनट, ओके मेरा कर्सर कहां चला गया, मेरा कर्सर, एक सेकेंड, अरे मेरा कर्सर कहां चला गया, अच्छा ऊपर है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए 360 मिलियन ईयर एगो में, कब 360 मिलियन ईयर एगो में एक फिश का डेवलपमेंट हुआ। उस फिश का नाम था टिक्टालिक फिश। क्या नाम था? टिक्टालिक फिश था, जो अपने फिन का इस्तेमाल करती थी, यूजेस इट्स फिन एज लेग्स। इसको पीजीटी वाले बच्चे नोट कर लेंगे। टिक्टोलिक फिश जो थी वो अपने फिन्स को जो है लेग की तरह इस्तेमाल करती थी, और अपने अंदर जो है होम मतलब लैंड्स पे सरवाइव रहने की एक कैपेबिलिटी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि टिक्टोलिक जो फिश है उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, एंड द फर्स्ट टेट्रापॉड्स एंड रेप्टाइल एपियर। और 360 मिलियन ईयर एगो में ही हमें सबसे पहला टेट्रापॉड और रेप्टाइल्स देखने को मिलता है, एपियर हुआ। अभी देखिए आप मिलियन ईयर एगो चलते रहिए, लिखते रहिए, कहीं पे जरूर लिखिए, ताकि आपको एज वाइज ध्यान रहे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो पहले जो है आपकी जो एल्गी वगैरह वो तो, लेकिन फर्स्ट टेट्रापोड और रेप्टाइल जो है वो तकरीबन 360 मिलियन ईयर एगो जो है वो आए। और इनके बीच में टाइम कितना लगा? इन्होंने तकरीबन इस डेवलपमेंट में 15 मिलियन ईयर एगो, मतलब 15 मिलियन ईयर जो है एगो जो है वो लिए, तकरीबन 15 मिलियन, मतलब अप्रॉक्स आप काउंट करिए, 15 मिलियन का 10 को 15 से गुणा करना पड़ेगा, अप्रॉक्स 150 साल के आसपास में, हाँ 150 साल के आसपास में ये इन्होंने वक्त लिया टेट्रापोड और आपके रेप्टाइल्स डेवलप करने में। और प्लांट इवॉल्व सीड, और प्लांट में सीड का डेवलपमेंट देखने को मिला, विच एक्सीलरेट देयर स्प्रेड, जो कि प्लांट के डेवलपमेंट को पूरे अर्थ पे बढ़ाने के लिए जरूरी था। रीजन सुनिए अब आप, बड़े एनिमल्स का आना, लेकिन अब बड़े एनिमल्स का आना बड़ी बात नहीं है, बड़े एनिमल्स के आने के साथ में उसका खाना, बड़े एनिमल का आना और उसका खाना दोनों जरूरी था। क्योंकि नेचर को पता था कि भाई अगर प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ भूखों नहीं मर सकता है, ठीक है, उसको चाहिए। एल्गी इसीलिए बन करके आई क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे एक्वेटिक सिस्टम्स को क्रिएट करने के लिए, फिशेस को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, और फिशेस से ही आगे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट होना था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो एनिमल्स, अब बड़े एनिमल्स आना शुरू हुए तो बड़े प्लांट्स की भी जरूरत पड़ी। तभी जो है तकरीबन 359 मिलियन ईयर एगो जो प्लांट, जो भी हमारे अर्थ को ना जरूरी नहीं होता, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो हमारे अर्थ को जरूरी नहीं होता, अर्थ उसको अपने पास रहने ही नहीं देता। कहता है कि भाई देखो मैं फालतू की चीजों को अपनी पृथ्वी पे जगह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना भरा हुआ हूं। सेकेंड मास एक्सटिंक्शन होता है 359, नोट करिए इस पॉइंट को। सेकेंड मास एक्सटिंक्शन तकरीबन 359 मिलियन ईयर एगो पे होता है, और ये जो सेकेंड मास एक्सटिंक्शन था इसमें तकरीबन 75% आपकी जो स्पेसीज थी वो मरी। पहले वाले में 85%, दूसरे वाले में 75% ऑफ ऑल स्पेसीज तकरीबन इसके अंदर किल हुई थी, कॉज बाय चेंजेस। हुआ क्यों सेकेंड? अब ये हुआ कैसे भाई? केवल एक्सटिंक्शन होना ही जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे कई लोग मरे तो आप रीजन पूछते हैं कैसे मर गए,
तो तकरीबन जो ये मास एक्सटिंक्शन था ये क्या था, ये दरअसल था सी लेवल, जो सी लेवल था वो धीरे धीरे राइज अप हो रहा था। तो जो लैंड्स का जो पूरा का पूरा जो एरिया था ना, जिसपे काफी एनिमल्स आ गए थे, काफी एनिमल्स आ गए थे, कई प्लांट्स आ गए थे, वो जो है भाई उनको नुकसान पहुंचा। लेकिन अब वहां सरवाइव कौन करेगा? अब देखिए यहां पे मजेदार कहानी आई, वहां पे सरवाइव कौन करेगा? वहां पे सरवाइव करने वाले में एम्फीबियंस जो थे वो सरवाइव कर सकते थे। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? एस्ट्रोनॉइड इंपैक्ट्स, जो एस्ट्रॉइड्स जो थे आपके, जो सॉरी एस्ट्रोनॉइड बोल दिया, एस्ट्रॉइड जो थे, जो उल्का पिंड वगैरह जो आते थे वो आना शुरू हुए, क्लाइमेट बहुत चेंज हुआ, नए काइंड के प्लांट जो थे वो होने शुरू हुए, न्यू काइंड ऑफ प्लांट जो है वो आने शुरू हुए विद द सॉइल, और सॉइल का फॉर्मेशंस वहां पे देखने को मिला तकरीबन 359 मिलियन ईयर एगो। सॉइल का नेचर चेंज हुआ, जो आपके क्लाइमेट चेंज हुए वो ऐसे क्लाइमेट हुए जो हमारे प्लांट के लिए बहुत जरूरी हो, ठीक है ना। और एस्ट्रॉइड इंपैक्ट के कारण ही ये सभी चीजें, और सी लेवल के कारण आपकी जो क्लाइमेट जो चेंज है वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है। बेसिकली जो सी लेवल था कहीं ना कहीं वो चेंज था, वो मेजर चेंजेस आया जिससे कि मास एक्सटिंक्शन हुआ, 75% ऑल स्पेसीज किल हो गई। अब उसके बाद 250 मिलियन ईयर एगो में हमें छोटे छोटे लिजर्ड दिखने शुरू हुए और जायंट रेप्टाइल्स दिखने शुरू हुए। ध्यान सुनिएगा, स्मॉल लिजर्ड्स आए और साथ में वो कन्वर्ट हो गए जायंट रेप्टाइल्स में। किसमें कन्वर्ट हुए? जायंट रेप्टाइल्स। तो जाहिर तौर पे जो आपका डिवोनियन है, ये सारे जो आपके एज हैं बेसिकली, और आप सिल्यूरियन, पर्मियन, ये सभी जो हैं वो अब चलना धीरे धीरे शुरू हो गया था। और ये पेलियोजोइक एरा की कहानी यहां से शुरू थी, मतलब थी तो काफी टाइम से, लेकिन यहां से ज्यादा शुरू थी। जो रेप्टाइल्स वगैरह थे वो डेवलपमेंट आपको ट्राइएसिक, डिवोनियन, इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा डोमिनेंट देखने को मिलते हैं। और उसके बाद 250 मिलियन ईयर एगो पे आए, लेकिन तभी आते आते 248 मिलियन ईयर एगो पे पहुंचते पहुंचते तीसरा मास एक्सटिंक्शन भी हो गया। मतलब ये जो सेकेंड और जो थर्ड मास एक्सटिंक्शन था ये बहुत जल्दी जल्दी हुआ, मतलब इसने जो है सेकेंड मास एक्सटिंक्शन को संभलने का मौका नहीं दिया। और 359 से दो मास एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिले, 248 तक में एक और मास एक्सटिंक्शन हो गया जहां पे पर्मियन मास एक्सटिंक्शन हुआ। मैंने आपको जैसा कहा कि पेलियोजोइक ईरा की जो आप देखते हो वो शुरुआत ही थी। और यहां पे जो आपका बेसिकली अभी देख लेंगे, थोड़ा सा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं तो मुझे भी भूल सकते हैं, अभी सब कुछ नजर आ जाएगा। थर्ड ग्रेटेस्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ, पर्मियन मास एक्सटिंक्शन कहते हैं हम उसको, और अकर्स इट कॉल्ड द ग्रेट डाइंग सिंस तकरीबन 96% ऑल स्पेसीज वाइप्ड आउट। तो अगर आपसे आता है, पूछता है कि सबसे बड़ा जो मास एक्सटिंक्शन था वो कौन सा था, तो सबसे बड़ा जो मास एक्सटिंक्शन था वो था पर्मियन मास एक्सटिंक्शन, जो कि आपको ध्यान में रखना है, जिसमें तकरीबन 96% जो स्पेसीज थी वो वाइप्ड आउट हो गई थी कंप्लीटली। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो हमें सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, अगर पूरा ज्योग्राफिकल टाइम स्केल की अगर आप बात करते हो, तो डायनासोर्स हमें सबसे ज्यादा बेहतरीन लगते हैं। मतलब डायनासोर्स मेरे फेवरेट रहे हैं हमेशा से। एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी आप कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं आपको, हमें तब तक आप बताइए, तब तक कमेंट्स करिए तब तक। चलिए, तो अब देखिए यहां पे जब आपके तकरीबन 96% जो स्पेसीज थे जब वो वाइप्ड आउट हो गए, तो भाई उसके बाद शुरुआत होती है अर्लीस्ट डायनासोर्स की। किसकी शुरुआत होती है? अर्लीस्ट डायनासोर्स की शुरुआत होती है, और उसको हम लोग प्रोसेरोपॉड्स कहते हैं। फर्स्ट मैमल्स भी इसी समय शुरू होता है। कौन? फर्स्ट मैमल्स जो है इस समय आपका शुरुआत होता है। पॉइंट है, नोट करिए, फर्स्ट मैमल्स 225 मिलियन ईयर एगो, जिस समय
अर्लीस्ट डायनासोर्स जो थे वो आने शुरू हो गए तकरीबन 225 मिलियन ईयर एगो, मतलब 225 मिलियन ईयर एगो का वो था। और बाकी अगर आप बगल में देखें ना ये चीजें, अगर आप यहां पे 1 मिनट रुके रहिए, हाँ ये जीए का मतलब है वही बिलियन ईयर एगो जो है वो आपका यहां पे रहेगा। ठीक है, ओके, बैंग बैंग ये सब चीजें भी हैं इसके अंदर जो है। ओके चलिए अब यहां पे चलते हैं हम लोग आगे। ओके 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 ठीक है, अब 1 मिनट, हाँ 200 मिलियन ईयर एगो पे पहुंचते पहुंचते चौथा मास एक्सटिंक्शन हुआ। कौन सा मास एक्सटिंक्शन हुआ? फोर्थ मास एक्सटिंक्शन 200 मिलियन ईयर एगो पे हुआ और इसमें तकरीबन 50% के आसपास जो स्पेसीज थी वो वाइप्ड आउट हुई। और मैं आपको देखिए सही बताऊं तो ये जो मास एक्सटिंक्शन था ना, नेचर ने परख लिया कि जो उसके लिए जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत काम कर रही है और रीजन जो बन रहा है उसमें मेन रीजन ये था क्योंकि जो बिगिनिंग्स थी डायनासोर्स की वो ना शुरू हो गई भाई। और डायनासोर्स की बिगिनिंग का होना, डायनासोर का बिगिनिंग का होना वो एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था हमारे अर्थ को, और हर तरीके से प्लांट को भी नुकसान पहुंचा रहा है, एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जायंट रेप्टाइल्स बने। एक आपके जो डायनासोर्स थे कैटेगरीज अलग हो गई, एक आपके हर्बीवोर्स में चले गए, एक आपके कॉर्निवोर्स में चले गए। अब सोचिए जिसका वेट, हाथी अच्छी बात है कि हाथी शाकाहारी है, अगर वही हाथी मांसाहारी होती, वही जो गाय आप देख रहे हैं वो मांसाहारी होती, क्योंकि तुम कहां रहते, तुम घर में कहां रहते? जो सांड वाड़ ऐसे बाहर ऐसे टहल रहे हैं, ऐसे दौड़ा दौड़ा से सबको काटते ही नहीं काटते। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी आपके जो एनिमल्स थे वो तो कहिए नेचर उसका चेंज कर दिया। जो गाय का इतना बड़ा सा मुंह होता है, अगर सोचो मतलब पहले वो कि किसी को जिंदा रहने देती, वो उसके पैर तक से तो डर लगता है यार जो है। ठीक, तो कहने का मेरी मतलब ये है कि जो मेन इसके वाइप्ड आउट होने का कारण बना था वो कहीं ना कहीं डायनासोर सेकेंडरी रूप में भी था। दिस मेक्स द बिगिनिंग ऑफ डायनासोर्स गोल्डन एज, और यहां से डायनासोर्स के गोल्डन एज जुरैसिक और ट्रायसिक पीरियड जो थे आपके, यहां से उनकी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है और इस एज को डायनासोर का गोल्डन एज कहते हैं 200 मिलियन ईयर एगो। अभी मैं आपको पीरियड वाइज सबका बता दूंगा तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है अब देखिए यहां पे ना प्लांट के बारे में बहुत कम मेंशन किया गया। अगर आप नोटिस करिए तो प्लांट के बारे में बहुत मेंशन नहीं किया गया। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल आपको पूरी चीज नहीं बता सकता है। उसके लिए आपको ना डेटा सर्च करके थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। 3-4 आप अगर चार्ट को देखते हो तो आपके लिए थोड़ा सा काम ईजी होता है। 190 to 180 million year ago, 10 million over the next 10 million year ago, dead fish and plankton deposit on sea bed। जो डेड फिशेस थी वो आपके डिपॉजिट होना शुरू हो गई सी बेड के रूप में। दीज लेटर बिकम ऑयल विच वी नो यूज एज फ्यूल। और उस समय जो मास एक्सटिंक्शन, चूंकि देखो जब मास एक्सटिंक्शन होता था ना तो बहुत सारे एनिमल मारे जाते थे, और वो जो एनिमल मारे जाते थे ना वो एनिमल कहीं ना कहीं क्या हो जाते थे, डिपॉजिट हो जाते थे। और डिपॉजिट जो हो जाते थे तो जब फिर से वही क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया, या फिर जो है आपका लैंड्स अलग होना शुरू हुआ, या फिर आपका जो है वोल्केनोज वगैरह आने शुरू हुए, आइस एज आना शुरू हुआ, मतलब आपके बर्फ पूरे बड़े बड़े पहाड़ जब गिरने शुरू हुए तो यही सब जमीन के अंदर धंस गए, और यही आज हम फ्यूल के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। दिस लेटर बिकम ऑयल विच वी नाउ यूज एज फ्यूल, ठीक है ना। और उसके बाद 180 मिलियन ईयर एगो के आसपास जो था, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मूव्स अवे फ्रॉम एशियन अफ्रीकन प्लेट्स। जो नॉर्थ अमेरिका की जो सारी बेल्ट्स थी वो अफ्रीकन प्लेट्स थी। ये सभी जो प्लेट्स थी हमारी, आगे कहते हैं कि मूव्स अवे फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स, न्यू ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर क्रिएटेड। अब यहां पे बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात। जो पृथ्वी को आज आप इस तरह से देख रहे हैं बटा हुआ, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, ठीक है। ब्रिजभान सर आप लोगों को बताए भी होंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। मतलब कि कई दफे एक क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछता है कि मान लीजिए कि ये वाला हाथ हमारा अफ्रीका है और ये वाला हाथ हमारा इंडिया है, ठीक है। अब मान लो कि इसका ये वाला जो शहर है, मान लो यहां पे मुंबई मौजूद है। कौन मौजूद है? मुंबई मौजूद
मौजूद है। इस एरिया में मुंबई है और ये कभी ना कभी जो था वो अफ्रीका से क्या था, जुड़ा हुआ था। ये मैं बस माना हूं, आप लोग ऐसा करिएगा, मैं पढ़ ली, मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब बता रहा हूं। तो ये पहले क्या था, लाइक अगर मैं बात करूं इस कप को ले लो, इस कप का हैंडल आज इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो जाए कि यहां पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आ जाए, मतलब जो प्लेटें थी वो क्या हो जाए, खिसक जाए, और ये पूरा जो लैंड, ये पूरा जो हिस्सा है, ये मान लो इंडिया लटका हुआ है अफ्रीका से, ठीक है, ये क्या हो जाए, टूट करके अलग होकर के किसी दूसरे जगह पे चला जाए। तो इस सिचुएशंस में जो यहां की जो मिट्टी होगी ना, इस एरिया की जो मिट्टी होगी, वही सेम मिट्टी आपकी जो है इस एरिया की होगी। मतलब अफ्रीका के छोर पे जो मिट्टी होगी, वही मिट्टी जो है, सेम सॉइल कंडीशंस इस एरिया में भी देखने को आपको मिलेगा। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर हम लोग, यस, टेक्टोनिक प्लेट्स, यस। अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो भी आपके भूकंप, झटके, धरती का फट जाना, ये सब उसके रीजंस होते हैं। और मैंने कहा नहीं, जब पृथ्वी रिपेयर लगातार हो रही है, ये नहीं कि पृथ्वी नहीं रिपेयर हो रही है, जो भी एक्सटिंक्शन दिखाई दे रहा है उसमें पृथ्वी का जरूर इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद जब आप दोनों चीजों को मेजर करेंगे, इधर को भी मेजर करेंगे, यहां के भी सॉइल को और इसके भी सॉइल को, दोनों सेम रहेंगी, जो ये बताती हैं कि कभी पास्ट में ये दोनों हिस्से आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। क्या थे, जुड़े हुए थे, जो कि कई डिफरेंट टाइप के टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण या फिर कई अलग क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण वो क्या हो गए, कहीं ना कहीं अलग हो गए। द वर्ल्ड एज नो नाउ टेक्स प्लेस, अगर आपको सबसे पहले जो ध्यान दिए होंगे, कभी अगर भूगोल उगोल पढ़े होंगे तो पेंजिया पढ़े होंगे, लॉरेंसिया पढ़े होंगे, गोंडवाना पढ़े होंगे, ये सब बनते गए लगातार। अभी क्या है, अफ्रीका का जोन अलग है, एशिया का जोन अलग है, यूरेशिया का जोन अलग है, आपका क्या कहते हैं, पहले तो यूरेशिया ही बना था, उसके बाद आपका जो अफ्रीका है, अमेरिका है, उसका जोन पूरा अलग है। तो मतलब हर किसी का जो जोन है वो क्या है, आज अलग है, क्योंकि पृथ्वी जो है लगातार कई जगह पे लैंड्स ब्रेक हुए हैं और कई जगह पे लैंड्स अपीयर भी हुए हैं, जिससे कि लैंड्स का आना लाइफ फॉर्म और स्पेसीज को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। क्योंकि केवल डेवलपमेंट, नेचर देखो, नेचर की ब्यूटी यहीं से नजर आती है कि नेचर जो है, आप कुछ नुकसान मत पहुंचाइए, नेचर आपको रहने की भी चीजें देगा, नेचर आपको खाने की भी चीजें देगा, और नेचर को पता है इस पृथ्वी को भी जिंदा रहना है, इस पृथ्वी में वाकई में कहीं ना कहीं लाइफ है, जान है, खुद एक पृथ्वी में लाइफ है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो इस बात को आप ध्यान में समझेंगे। हाँ, ओके, ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे की तरफ अब चलते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे। ओके, 150 to 80 मिलियन ईयर एगो, मतलब अब धीरे धीरे ना हम लोग एकदम बढ़िया वाले जगह आ रहे हैं। डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में कई नए नए आपके स्पेसीज और जीनस आने शुरू हुए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंसेस्टर बर्ड्स आर्कियोप्टेरिक्स आई आपको अपीयर होती है इस एज के अंदर, जो है आपका 150 से 80 मिलियन ईयर एगो जो है वो हमें ये बर्ड अपीयर हुई जो है। अब ये जो बर्ड थी आर्कियोप्टेरिक्स, इसको हम लोग बेसिकली रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले पढ़ा हुआ था। तो क्योंकि इसके चोंच पाए जाते थे, चोंच के अंदर दांत पाए जाते थे, तो चोंच होना एक बर्ड्स का कैरेक्टर था, दांत का पाया जाना एक रेप्टाइल्स का कैरेक्टर था, पूंछ पाए जाते थे, पंख पाए जाते थे, तो दोनों के कैरेक्टर चूंकि थे, तो इसीलिए हमने इसको दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं जो आपके डेवलपमेंट था बर्ड्स का, वो दिखना शुरू हो गया था। ठीक है ना। डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम, फर्स्ट एंसेस्ट्री बर्ड्स यहां पे अपीयर हुई थी, अर्लीस्ट बीज अपीयर हुई थी, स्नेक्स यहां पे दिखने शुरू हो गए थे, आंट दिखने शुरू हो गए थे, मैमल्स लीव अंडरग्राउंड टू हाइड फ्रॉम डायनासोर्स, क्योंकि अभी तक डायनासोर्स थे और इस समय तक जो है डायनासोर्स उड़ने वाले भी आ गए थे। तो भाई इस कंडीशंस में जो मैमल्स थे ना, वो बेचारे बड़े सीधे, मैमल्स बड़े सीधे भाई, दांत वांत इनको इतने ज्यादा छोटे दिए ना ईश्वर ने कि किसी को काट वाट के भी उतना नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए जो मैमल्स आपके बेसिकली थे, मतलब गाय वाय को छोड़ दो यार, तो ये बेसिकली जो थे आपके, ये जमीन के अंदर रहते थे, मैमल्स उतने ज्यादा पावरफुल्स नहीं थे। 66 मिलियन ईयर एगो आया एक एस्ट्रॉयड आया जो बिगर देन माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। अब ये भी आपका जो है ना बहुत कमाल का है, बहुत बड़ा था एस्ट्रॉयड जो था, वो आया, उसने पृथ्वी को हिट कर दिया। और देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तकरीबन 5th मास एक्सटिंक्शन यहां पे हुआ। तो 5वां मास एक्सटिंक्शन हुआ और लोग यहीं से कहते हैं कि जो डायनासोर्स थे वो बेसिकली वाइप्ड आउट हो गए।
लेकिन यहाँ पे जो फ्लाई करने वाले डायनासोर्स थे, जो शेप में उतने बड़े नहीं थे, वो जिंदा रह गए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग या मैं भी जो है कई दफे आपने सुना भी हुआ होगा कि नेचर की गड़बड़ी थी। देखो जो भी एस्ट्रॉयड था ना, वो मैं कभी कभी यही सोचता हूं कि एस्ट्रॉयड उसी जगह पे कैसे आया, क्योंकि डायनासोर्स ने सीधे डिसाइड किया था कि अगर मैं मरा तभी जो है यहाँ पे हाथी, घोड़ा, बंदर, भालू सब रह सकते हैं। ठीक है, ये डायनासोर्स का डिसीजन था। लेकिन अब डायनासोर्स को मारे तो मारे कैसे नेचर, क्योंकि डायनासोर्स को मारने के लिए कोई उससे बड़ा डायनासोर्स होना चाहिए, है ना, समझोगे नहीं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायनासोर्स भूख से मर गए, लेकिन ऐसा नहीं है। डायनासोर्स भूख से नहीं मरे थे। डायनासोर्स बेसिकली जो थे, एस्ट्रॉयड आया था और उसने कहीं ना कहीं डायरेक्ट उसके ऊपर आके नहीं गिरा, कहीं ना कहीं जो भी डायनासोर्स आपके कई रीजन्स में थे, तो जो कॉन्टिनेंट्स थे ना आपके, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बर्फ वगैरह या आइस एज टाइप के थे, वो सभी पिघलना शुरू हुई। और डायनासोर्स आपको पता है कि तैर नहीं सकते या फिर इस तरीके की चीजें नहीं थी, तो वो धीरे धीरे वहां से करके उनका काफी ज्यादा मेजर नुकसान हुआ और फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन में डायनासोर्स का अंत होते हुए दिखाया गया है। तो आप इस बात को बात करेंगे कौन से जो लैंड्स पे रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं डायनासोर्स का जो एक एज चल रहा था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गया था। 66 to 65 मिलियन ईयर एगो। अगर आप ध्यान दीजिए, एक मिनट में कहां लेके चला जा रहा हूं, एक मिनट रुके रहिए। ये सब ना कलाकारी होती है, देख रहे हो ये, मतलब मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको। अच्छा ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक है। बड़ा 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 दिक्कतें हैं, अपना ही कंप्यूटर थे हुए। 66 to 65 मिलियन ईयर एगो एज रेन ऑफ डायनासोर्स एंड, डायनासोर्स खत्म हो गए थे, मैमल्स आने शुरू हुए। क्योंकि अगर हाथी भी एक बार पैदा होता ना और डायनासोर्स उस पृथ्वी पे मौजूद होता ना, तो फिर हाथी तो नहीं बचने वाला था। बाय लिविंग अंडरग्राउंड एंड ईटिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग दे सर्वाइव द एक्सटिंक्शन। ठीक है, मतलब कि डायनासोर्स के खत्म होने के बाद जो है वो बेसिकली जो मैमल्स हैं वो वहां पे सरवाइव करते थे, जो मन उनका आता था वो खाते थे, घास हो या फिर जो भी हो। अगेन उसके बाद क्या हुआ, 47 मिलियन ईयर एगो द इंडियन प्लेट्स जो थी वो मूव कर गई नॉर्थ टुवर्ड द एशियन प्लेट की तरफ। द कोलोजल स्ट्रगल बिटवीन टू प्लेट्स फ्रॉम वेस्ट माउंट रेंज द हिमालयास। ठीक है, तो जो भी आपका आज डेवलपमेंट देखने, भाई मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ज्योग्राफी वगैरह के बारे में आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। बस इतना ध्यान दीजिए कि जिधर की तरफ एशियन प्लेट्स है, जो इंडियन रीजन है, वो उधर की तरफ मूव कर गई और जहां पे उसको हिमालय जो है वहां पे वो इस्टेब्लिश हुई, जहां पे हिमालय की बड़ी सी माउंटेन रेंज थी। ठीक है, तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जो प्लेट्स थी वो इसी तरीके से अलग होती गई और जो डिफरेंट टाइप्स की जो कंट्रीज हैं वो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती चली गई, जो पहले एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता था। आगे यहां पे कहते हैं कि भाई 250 KA, 250 KA का मतलब यहां पे अगर कोई बता सके तो बता दे 250 KA का क्या मतलब है। और उसके बाद यही एज जो था वो ह्यूमन, मतलब हमारे होमोसैपियंस का अपीयरेंस आता है। और ये था आपका ज्योग्राफिकल टाइम स्केल की पूरी एज हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे उसके पीरियड और एपॉक के बारे में। ठीक है, चलिए बताइए KA का मतलब बताइए, और अब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं जो हम लोग पढ़ने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, चलो एक सेकेंड का मुझे वक्त देना, मैं एक बार जो है, क्योंकि मुझे ना मतलब थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी इसके मैग्नीफायर को कम करने के लिए। एक मिनट। अच्छा ठीक है, ओफ ये क्या कर दिया, ओके ठीक है, चलो ओके। तो हम लोग आ गए अपने पुरानी चीजों पे। ठीक है, के का मतलब हमें बताइएगा। अगेन देखिए यहां पर तो 542 से ध्यान देते हैं। ठीक है, 542 से ध्यान देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमें ध्यान में रखना है। 542 जो एक एज था आपका, एक मिनट इसमें भी मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। ओके ओके, तो 542 जो था, तो 542 बेसिकली आपका अगर मैं बात करूं तो यहां से आपका जो था वो पेलियोजोइक इरा की शुरुआत हुई थी। किसकी? पेलियोजोइक इरा। तो अगर आपसे कोई पूछता है पेलियोजोइक इरा की जो शुरुआत हुई थी वो बेसिकली जो है वो हुई थी आपकी 542 टू 251 आप बोल सकते हो। बेसिकली ये चली थी 251, और इसके अंदर आपकी बेसिकली जो पीरियड्स हैं पेलियोजोइक इरा के अंदर वो आप बेसिकली देखने को मिलता है कैम्ब्रियन। सबसे जो पुराना था इसमें वो था कैम्ब्रियन। उसके बाद जो था इसमें आपका सेकेंड वाला था ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन था। तो इसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं
कॉस डीसीपी, कॉस डीसीपी, कॉस डीसीपी। याद रखिएगा इस क्रम को, अगर आप भूल रहे हैं पूरे नाम में तो C फॉर कैम्ब्रियन, O फॉर ऑर्डोविशियन, S फॉर सिल्यूरियन, सिल्यूरियन एंड cos D फॉर डिवोनियन एंड C फॉर कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस एंड P फॉर पर्मियन, P फॉर पर्मियन। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सवाल बना हुआ है CSIR के अंदर, क्वेश्चंस आया हुआ था और मैं भूल गया था कि मतलब मैंने जस्ट CSIR के 5 मिनट पहले ये वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे डाला हुआ था और मैं ही भूल गया था कि कैसे कैसे क्या क्या आपका करना है, कैसे कैसे इसको पढ़ाना है, मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर उसके बाद मुझे बस इतना याद था कॉस डीसीपी, और उसको फिर मैंने सही क्रम में जो है पूरा का पूरा आपका उतार दिया था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इस क्रम को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। 1 मिनट में थोड़ा सा जो फंस रहा है मैं इसको सॉफ्टवेयर को बंद कर देता हूं ताकि ये फंसना बंद हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, चलो 1 मिनट में थोड़ा रिफ्रेश कर दे रहा हूँ पीसी को। ओके, अब बहुत कुछ टेक्निकल इश्यूज होती हैं, जान लो, बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ, बहुत करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। सो ऑनलाइन पढ़ाना ऐसा आसान नहीं होता है, समझ रहे हो नहीं? चलो ओके फाइन, 1 मिनट। एक तो ना जुगाड़ से पढ़ाना और ज़्यादा दिक्कत होता है, जुगाड़ कभी नहीं लगाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब जुगाड़ कैसे नहीं लगाना पड़े, जुगाड़ ना लगाने के लिए फिर तुम्हारे पास बहुत अच्छा सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो तुम करो कंप्यूटर में धांसू चल जाए, कभी कभार ऐसा हो सकता है। चलो ओके, तो कैम्ब्रियन 540 में आया और कैम्ब्रियन में फर्स्ट फिश अपीयर हुई। ये जो पॉइंट है इसको, इस चार्ट को ना याद रख लेना, ये चार्ट नहीं भूलना चाहिए। पीजीटी के एग्जाम में ये चार्ट आपको नहीं भूलना चाहिए। और इतने लोग देख रहे हो और 5 6 7 लोग, और लाइक देखो 3 पड़ी हुई है। तो कैम्ब्रियन जो है वो आपकी क्या है, फर्स्ट फिश थी, और ये जो हमारी फर्स्ट फिश इसमें अपीयर हुई, फिर फर्स्ट कॉर्डेट अपीयर हुए थे इसके अंदर हमें। ठीक है, तो फर्स्ट फिश, फर्स्ट कॉर्डेट अपीयर हुए। ऑर्डोविशियन में मेजर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ, मतलब कि यहाँ पे हमें जो एनिमल लाइफ के अंदर है वो बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिली ऑर्डोविशियन में। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कॉपी में, सिल्यूरियन इज फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हुए जो कि तकरीबन 44 मिलियन ईयर एगो टू 416 मिलियन ईयर एगो के बीच में आए। फिर उसके बाद इन्हीं वेस्कुलर प्लांट के अंदर डेवलपमेंट हुआ। जो आप वेस्कुलर प्लांट की बात करते हो, द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट मतलब हमारे टेरिडोफाइट्स। कौन होते? टेरिडोफाइट्स। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और फर्स्ट टेरिडोफाइट्स का नाम आप जो है वो भी हमें होमवर्क के रूप में बताएंगे। सारे पीजीटी के बच्चे ग्रुप के अंदर आप मैसेज करेंगे। चलिए, पेलियोजोइक इरा के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिल्यूरियन के बाद डिवोनियन आता है। डिवोनियन जो था एम्फीबियंस का एक काफी ज्यादा गोल्डन एज माना जाता है डिवोनियन पीरियड को। फर्स्ट एम्फीबियन आए, काफी डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट डाइवर्सिटी, फिश डाइवर्सिटी आई। फिश के अंदर आपको हिप्पोकैम्पस जैसी जो नई नई फिशेस थी वो देखने को अपीयर होती हैं। कॉन्ड्रिक थ्वीज, ऑक्स्ट्रिक थ्वीज आपने पढ़ा होगा, तो हैमर फिश, फ्लाइंग फिश। ठीक है, तो ये आपकी जो डिफरेंट टाइप्स की जो फिशेस थी उनमें डाइवर्सिटी आई। कार्बोनिफेरस में ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट रेप्टाइल्स आए, जिम्नोस्पर्म की शुरुआत होती है, ट्रीज और सीड फर्न्स बनने शुरू हुए थे। तो कार्बोनिफेरस को आप ध्यान में रखेंगे और इसी एज में जो थे, जस्ट इसी एज के बाद से शुरुआत होती है पर्मियन। यहां पे मैंने आपको बताया था पर्मियन एक्सटिंक्शन हुआ था, और पर्मियन एक्सटिंक्शन जो है वो आपका तीसरे नंबर का एक्सटिंक्शन था आई थिंक, और वो मेजर एक्सटिंक्शन हुआ था 90% या कितनी परसेंट, 75% जो स्पेसीज थी आई थिंक यहाँ पे तबाह हो गई थी, और तकरीबन रेप्टाइल्स में डाइवर्सिटी देखने को मिली। मतलब चूंकि जो आपके लिजर्ड थे, छोटे लिजर्ड आए, फिर वो बड़े लिजर्ड में कन्वर्ट हुए, स्नेक्स आए, जो आपके कछुए वगैरह हैं वो आने शुरू हुए। तो मेजर एक्सटिंक्शन हुआ, रेप्टाइल्स में डाइवर्सिटी दिखी, एंड देन शुरुआत होती है हमारे मीजोजोइक इरा की। किसकी शुरुआत होती है? मीजोजोइक इरा की शुरुआत होती है 251 से, और 251 के मीजोजोइक इरा के अंदर, मीजोजोइक इरा इज व्हाट, ये इरा है, और जो आप लोग ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रेटेशियंस पढ़ रहे हो ये पीरियड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और पीरियड से बेस छोटा होता है एपॉक, जो कि आपको लेटेस्ट में दिखेगा। इन सब में एपॉक नहीं होता है, ठीक है ना।
ट्राइएसिक ईरा में आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मैमल्स अपीयर होता है, फर्स्ट डायनासोर्स अपीयर हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। छोटे से जिसको हम लोग गजसरूज बोलते हैं, अगर आप हिंदी में पढ़े होगे गजसरूज, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है, हिंदी में, हाँ हिंदी मीडियम में था ना, तो हमको पढ़ाया गया था। तो गजसरूज बोलते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट जब बनाते हैं ना वो क्लैडोग्राम वगैरह करके, तो वो जो बनाए हुए थे तो उसमें हमें गजसरूज को दिखाया था कि हमारे वो थे, पूर्वज थे जो है, ठीक है। तो ये हमारे पूर्वज हैं, इनको देख लो भाई, ये गजसरूज हैं। बाकी आपको चूहे की तरह देखने में, ये माउस की तरह देखने में आपको लग रहे हैं, या हो सकता है भाई ये माउस ही यहाँ पे बना हो। चलो, फर्स्ट मैमल आया, फर्स्ट डायनासोर्स आया ट्राइएसिक में, तो फर्स्ट मैमल आया, इस बात को ध्यान में रखेंगे, कई दफे क्वेश्चंस आया हुआ है। मेसोजोइक ईरा में दूसरा जो आता है जुरासिक। तो मेसोजोइक ईरा में 3 पीरियड्स आपके हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रेटासियस। टीजेसी, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटासियस। इसको डायनासोर्स का ध्यान करके रखोगे तो हम कभी नहीं भूलोगे, पहले ट्राइएसिक से शुरुआत होती है। जुरासिक में जो डायनासोर्स का गोल्डन एज माना जाता है, जहां पे डायनासोर्स में आपको कई वेराइटीज देखने को मिली, आपको यहाँ पे जो खूबसूरत हर्बीवोरस डायनासोर्स देखने को मिले, और कसम से आज अगर वो होते तो फिर मजा ही आ जाती। सोचो डायनासोर्स, जो फीमेल डायनासोर्स होती जब वो दूध देती, तो सोचो मतलब कितनी बड़ी बड़ी बाल्टी भर जाती जो है, और उसके बाद जो है सोचो मतलब पूरे गांव को अकेले, मतलब सबको ऐसा मजबूती मिल जाती। चलो खैर, जुरासिक जो है वो पीरियड में आपके डायनासोर्स का डाइवर्सिटी देखने को मिली, और उसके बाद आपका क्रेटासियस आ गया। क्रेटासियस पीरियड में आपके जो मैमल्स थे, फर्स्ट प्राइमेट्स, बंदर वगैरह जो थे, वो आपके, कुछ सोच करके ऐसी हंसी आ गई थी। चलिए, क्रेटासियस जो था वो आपका एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स हुआ, फर्स्ट प्राइमेट्स आए, और फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जैसा मैं आपको जब जिम्नोस्पर्म पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको बताया कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें आपको जो है बेसिकली डायनासोर्स का एज का प्लांट भी हम उसको कहते हैं जो है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक। फिर उसके बाद सीनोजोइक ईरा की शुरुआत हुई, और सीनोजोइक ईरा जो था वो कंप्लीटली मैमल्स का ईरा माना जाता है, और इस ईरा में आपका जो टर्शियरी जो था आपका पीरियड, उसमें मैमल्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी आई, मतलब छछुंदर, खरगोश, भालू, गिलहरी, ठीक है, जितने भी आपके मैमल्स है वो आए। और उसके बाद इसमें एक क्वाटरनरी आया, और क्वाटरनरी जो था वो सीनोजोइक ईरा का पार्ट है। टर्शियरी के बाद जो लेटेस्ट आपका है क्वाटरनरी, जिसके अंदर हम लोग अपने आप को रखते हैं, वो एज जो है ह्यूमन का था, और आज तक वो चलता आ रहा है। तो ये था आपका टोटल ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। अब आप कहेंगे सर एपॉक के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताएंगे यार, जरूर बताएंगे। देखिए यहाँ पे एपॉक के बारे में देखिए, जब सीनोजोइक ईरा की शुरुआत हुई, तो सीनोजोइक ईरा की शुरुआत में मैंने आपको कहा कि यहां हमको 2 अलग अलग पीरियड्स देखने को मिलते हैं। एक पीरियड देखने को मिलता है टर्शियरी, जिसके अंदर आपके हम बोलते हैं 2 तरह की चीजें थी, इसको डिवाइड किया गया था, एक आपका पैलियोजीन था, एक आपका नियोजीन था। और उसके बाद एक जो पीरियड आया वो आया आपका क्वाटरनरी। क्वाटरनरी पीरियड में जो आपके 2 एपॉच आते हैं, होलोसीन एंड प्लीस्टोसीन। ओके, तो कभी भी आपसे कोई अगर पूछ लेता है कि होलोसीन क्या होता है, प्लीस्टोसीन क्या होता है, तो ये आपके एपॉक होते हैं जो आपके क्वाटरनरी पीरियड्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी आपको एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल्स और बर्ड, जो आज के समय में आपको देखने को मिल रहा है कि कई जो हमारी बर्ड्स और मैमल्स हैं उनका एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो कि कई मैमल्स और लार्ज बर्ड्स का एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है, और स्पेशली मैमल्स की अगर हम बात करें तो वो भी हैं, और साथ में आपके बर्ड्स अगर आप देखें तो काफ़ी बर्ड्स का भी एक्सटिंक्शन है। जैसे अभी देखिए कुछ जो एनिमल हैं वो रेड डाटा बुक के अंदर रखे गए हैं। अब पहले जो था वो कोई रेड डाटा बुक वाला एज नहीं था। आज थोड़ा मुझे लग रहा है कि जो वीडियो है वो थोड़ा सा फंस रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी इमेज फाइलों को यूज़ किया हुआ है इसमें, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो खैर आवाज़ आपको सही जा रही होगी थोड़ा सा। चलिए, तो क्वाटरनरी में जो है आपका प्लीस्टोसीन है, और प्लीस्टोसीन जो है वो आपका पीई है, और इसको हम लोग पी से शो करते हैं, और इसमें भी हमें ये क्वाटरनरी का एपॉक आता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्वाटरनरी में 2 हैं, होलोसीन और प्लीस्टोसीन। और उसके बाद टर्शियरी में जो हैं वो हमें 1 2 3 4 5 देखने को मिलते हैं, प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन और पैलियोसीन। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पीएमओईपी को आप ध्यान में रखिएगा।
तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एपॉक थे जो यहीं पे हमें देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप कहीं पे भी देखेंगे आपको एपॉक के बारे में जानकारी देखने को नहीं मिलती है। तो ये वाला जो मैंने आपके सामने जो डायग्राम लाया ना, ये वाला जो पूरा चार्ट आपके सामने लाया हुआ है, ये चार्ट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो लेवल में है, एक आपका यहाँ पे है ये वाला और एक ये वाला। CSIR के बच्चे इसको ले लेंगे क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा काम करेगा और क्वेश्चंस को थोड़ा सा, और पीजीटी वाले भी ले लेंगे यार, क्या मतलब कि आ ही जाएगा तो फिर क्या करोगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट मुझे लग रहा था क्योंकि इसके अंदर आपको कई डिफरेंट टाइप्स की चीजें देखने को मिलती जो किसी में नहीं मिली। जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पे मैमल्स वाले में बेसिन्स रेज एक्सटेंशन, कोलंबिया रीजन, बेसल्ट इरप्शन, लिंकिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, मतलब ये इसमें ज्योग्राफिकल स्केल को अलग दिखाया गया है और लाइफ के फॉर्म को अलग दिखाया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए मास एक्सटिंक्शन को भी शो किया गया है इस टेबल के अंदर कि कब कब आपको मास एक्सटिंक्शन देखने को मिला था। ठीक है, और मास एक्सटिंक्शन देखिए यहाँ पे हर एक मास एक्सटिंक्शन को यहाँ पे मेंशन किया गया है, डार्क काली लाइनों से शायद मेंशन किया है। ओके, यहाँ पे ऊपर एक और मास एक्सटिंक्शन है जो छुप गया है थोड़ा सा। ओके, तो ये आपके मास एक्सटिंक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जो टोटल आपके 5 मास एक्सटिंक्शन थे वो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। वो पुराना वाला है, उसको काट देना, उसका कोई मतलब नहीं है। ये वाले जो 5 मास एक्सटिंक्शन जो मैंने आपको बताया था वो आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और साथ में ज्योग्राफी को अलग बताया गया है और लाइफ फॉर्म को अलग बताया गया है। ठीक है ना, तो बताइए आप सभी को ज्योग्राफिकल टाइम स्केल समझ में आ गया सबको? चलो, ये डायग्राम तो बेस्ट था मेरे हिसाब से। चलो बताइए भाई, आ गया सबको? आगे वो पढ़ना चाहोगे? वो पढ़ना चाहोगे, क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म आज पढ़ना चाहोगे? आज पढ़ना चाहते हो तो बता दो। बाकी अगर देखो, अगर वो वाले बच्चे हैं CSIR के पढ़ना चाहे पढ़े, वरना अदरवाइज ज्योग्राफिकल टाइम स्केल आज के लिए इतना ही है। और बताओ वो सब बताओ, जो है क्या नाम है, PGT वाले बच्चे बताओ। ओके, पढ़ना चाहते हो तुम लोग, फिर ठीक है, फिर पढ़ा देते हैं। फिर वैसे कुछ खास नहीं उसके अंदर, पर बढ़िया पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई थिंक मैंने एक चीज़ देखा कि शायद मेरी क्लासेस जो हैं वो क्लैश कर रही हैं। रवि भैया भी शायद क्लास ले रहे हैं जो है उधर की तरफ, आपके रविकांत सर जो हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी क्लासेस को या तो शिफ्ट करूँ या तो फिर अपनी क्लासेस को शिफ्ट करूँ। दो में से एक काम करना पड़ेगा। और मेरी क्लासेस शिफ्ट कैसे मैं करूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ बच्चे मैंने देखे बेचारे बड़े मजबूर हो जा रहे हैं, उधर भी क्लास ले रहे हैं और इधर भी क्लास छूट जाती है। उनकी भी क्लास इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो आज सेल का साइकिल वाइकल वगैरह पढ़ा रहे हैं। तो और दूसरी बात यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट था। खैर चलिए, ये तो सिंपली आपको क्वेश्चंस दिला देता है जो है। चलिए मतलब नंबर दिला देता है, क्वेश्चंस तो दिला ही देगा। देख रहे हो ये डायग्राम देख रहे हो आप जो है, तो ये ऐसे ही होता है। देखो पहले कितना भयानक इवोल्यूशन हुआ है। पहले इसके डंडे पे बैठा करता था, लैपटॉप पे ऐसा बैठ जाता है। किसके कंप्यूटर पे कौन बिल्ली बैठाता है भाई? ये सब ऐसा फर्जी बना देते हैं कि बिल्ली कंप्यूटर के ऊपर बैठा दिया है। चलो चलो, अच्छा आगे की तरफ हम डिस्कस करते हैं आपसे।